मैं अभी तुम्हें हरा नहीं सकता, लेकिन देर सबेर मैं तुम्हें पार कर जाऊंगा। तब तक इंतजार करो, मैं तुम्हें अपनी औरत बनाऊंगा। विहान ने दांत पीस कर कहा। तुम्हें इस जन्म में कोई मौका नहीं है, इशिका ने ठंडे स्वर में कहा। मौके कमाए जाते हैं, बस इंतजार करो, विहान ने हंकारा। इशिका आलस्य में बात करने को तैयार नहीं थी। जितना ज्यादा वह बात करता, उतना ही वह गर्वित होता। अगर वह पुराना परिचित न होता तो वह विहान से कैसे बात करती। यह देखकर कि इशिका ने उसे नजरअंदाज किया, विहान काफी बोर हो गया, मुख्य रूप से क्योंकि उसके पास अभी करने को कुछ नहीं था। उसने अनायास पास खड़े रुद्र को नोटिस किया। लड़के, तुम कौन हो? मैंने तुम्हें पहले क्यों नहीं देखा? विहान ने भौहें सिकोड़ ली। वह 10,000 तलवारों का महल के लोगों से बहुत परिचित था, खासकर युवा पीढ़ी से। उसने लगभग सभी युवा पीढ़ी से मुलाकात की थी, सिवाय रुद्र के। उसके सामने यह कुछ उद्दंड सा लड़का इतना अपरिचित था। रुद्र ने विहान को नजरअंदाज किया, बल्कि आश्चर्य के भाव से दूरी की ओर देखा, और फिर इशिका और हेमलता जी ने भी उधर देखा। आकाश में एक लहर दिखाई दी। यह लहर इतनी डरावनी थी कि यह दर्जनों मील के क्षेत्र में फैल गई। तलवार की भावना, यह तलवार की शक्ति थी। रुद्र ने तुरंत पहचान लिया कि यह रचिता के तलवार के साए की तलवार की भावना थी। केवल उसी के पास इतनी मजबूत और अनोखी तलवार की भावना थी, लेकिन वह यहां कार्रवाई करने क्यों आई? इतनी मजबूत तलवार की भावना, ऐसा लगता है कि वह जगह है जहां पूर्वी सीमा के सभी बुजुर्ग इकट्ठा हो रहे हैं। तुम लोग यहां रुको, मैं स्थिति की जांच करने जा रही हूं, इधर उधर मत भटकना, हेमलता जी ने गंभीर चेहरा बनाया। निर्देश देने के बाद वह हवा में उड़कर स्थिति की जांच करने के लिए तैयार हो गई। एल, जल्दी से रक्षा संरचना को सक्रिय करो और 30 मील पीछे हटो, इशिका ने जल्दी से आदेश दिया, और 10,000 तलवारों का महल में सभी लोग तेजी से कार्रवाई में जुट गए। रुद्र लगातार दूर की ओर देख रहा था। उसका माथा सिकुड़ा हुआ था। आखिर वह रेड लोटस तलवार की छाया वहां क्या कर रही थी? इशिका ने कुछ नहीं कहा, लेकिन उसे दूर से उभरती हुई भयानक तलवार की भावना महसूस हुई। इस तलवार की भावना से उत्तेजित होकर उसकी अपनी तलवार की भावना भी हिलने डुलने के संकेत दिखाने लगी। यह वह है। इशिका को अचानक एहसास हुआ कि उस तलवार की भावना का मालिक कौन था। यह वही रहस्यमयी महिला तलवार सन्यासी थी जिसने उसे ट्रेनिंग हॉल में बेहोश कर दिया था। वह वास्तव में ट्रेनिंग हॉल से बाहर निकली थी और यहां तक कि डोंगजी लाओसू के जमावड़े की जगह पर लड़ने चली गई थी। आखिर वह क्या करना चाहती थी? इतनी ताकतवर, मुझे नहीं पता था कि एक तलवार सन्यासी के पास इतनी भयानक शक्ति हो सकती है। विहान ने प्रशंसा की और साथ ही इशिका से कहा, इशिका, तुम भविष्य में निश्चित रूप से इस तलवार सन्यासी से कमजोर नहीं होगी। वैसे मैंने सुना है कि तुम्हारा वाण तलवारों का शरीर पूरा हो गया है। तुम मुझे कब निजी तौर पर अपने वाण तलवारों का शरीर दिखाओगी? छन, एक तलवार की भावना अचानक विहान की गर्दन के नीचे छू गई। विहान का चेहरा तुरंत पीला पड़ गया। इशिका, तलवार की कोई आंखें नहीं होती। ये मजाक की बात नहीं है। तलवार को जल्दी वापस लो। विहान, अगर हम दोनों बचपन से एक दूसरे को नहीं जानते होते और अगर तुम्हारे पिता ने मेरे साथ दया नहीं की होती तो मैं तुम्हें सिर्फ उन शब्दों के आधार पर बहुत पहले मार चुकी होती, इशिका ने कहा। मैं अब और नहीं कहूंगा, बस इतना ही। विहान ने बार बार अपने हाथ हिलाए। हालांकि इशिका उसे नहीं मारती, लेकिन उसे पीटना आसान होता। इशिका ने अपनी तलवार की भावना वापस ली और विहान को नजरअंदाज कर दिया। उसकी सुंदर आंखें लगातार दूर की ओर देखती रहीं, उभरती तलवार की भावना को महसूस करती रहीं। उसके शरीर में तलवार की भावना और अधिक उत्तेजित हो गई। तुरंत इशिका ने तलवार की भावना की लहरें छोड़ी, जिससे वे बाहर की तलवार की भावना की लहरों में जा मिलीं। हालांकि ये तलवार की भावनाएं सभी टूट गईं, लेकिन इशिका के लिए यह तलवार की भावना का अभ्यास करने का एक तरीका था। इस तरह लगातार टूटने वाली तलवार की भावना के माध्यम से उसे अपनी तलवार की भावना में खामियों का पता चला। आखिरकार यह पहली बार था जब उसे इतनी मजबूत तलवार की भावना का सामना करना पड़ा था। तलवार की भावना एक के बाद एक छोड़ी गई और इशिका ने चुपचाप अपनी तलवार की भावना और तलवार की भावना के टकराव की हर प्रक्रिया को समझा। रुद्र चुपचाप देखता रहा, उसे परेशान किए बिना।
ईशिका का प्रशिक्षण तरीका अनोखा नहीं है। कोई भी सैन्य सन्यासी इसे जानता है। रुद्र को इसकी जरूरत नहीं थी क्योंकि उसके लिए एक और उपयुक्त तरीका था। लड़के, मैंने तुमसे अभी पूछा था, तुम कौन हो? मैंने तुम्हें कभी 10,000 तलवारों का महल में नहीं देखा। विहान अचानक रुद्र को घूरने लगा। रुद्र मेरे द्वारा यहां आमंत्रित मित्र हैं। रुद्र के बोलने से पहले ईशिका ने पहले ही बोल दिया था। मित्र? विहान ने भौहें सिकोड़ लीं और रुद्र को ऊपर से नीचे तक देखा। साथ ही उसकी आंखों में सतर्कता थी, जैसे कि वह किसी दुश्मन का सामना कर रहा हो। उसने पहले रुद्र की ओर देखा भी नहीं था, लेकिन अब वह रुद्र को घूर रहा था। तुम्हारा उपनाम मौर्य है? हां, रुद्र ने हल्के से जवाब दिया। पूर्वी क्षेत्र में मैंने कभी किसी बड़े शख्स का नाम मौर्य नहीं सुना, और सभी शीर्ष ताकतों में मैंने कभी किसी शीर्ष युवा शख्स का नाम नहीं सुना। लड़के, तुम आखिर कहां से हो? मैं अनुमान नहीं लगाना चाहता, जल्दी बताओ। विहान ने भौहें सिकोड़ लीं। मेरे पास कोई पृष्ठभूमि नहीं है, मैं सिर्फ एक स्वतंत्र सन्यासी हूं, रुद्र ने हल्के से जवाब दिया। स्वतंत्र सन्यासी? विहान का चेहरा हैरान था, जैसे कि उसने कुछ अविश्वसनीय देखा हो। क्या तुम वाकई एक स्वतंत्र सन्यासी हो? रुद्र ने विहान को नजरअंदाज किया, लेकिन ध्यान केंद्रित करके दूर की ओर देखने लगा। रेड लोटस तलवार की छाया की तलवार की भावना को महसूस करने लगा। दर्जनों मील तक फैली तलवार की भावना अत्यंत भयानक थी। यह अब तलवार का क्षेत्र नहीं था, बल्कि तलवार का संसार था। तलवार को सीमा मानकर जो कोई भी उस जगह में कदम रखता, उसे दबा दिया जाता। तलवार के संसार में तलवार सन्यासी, जो इसका प्रभारी होता, वह एक भगवान की तरह होता। एक छोटा सा स्वतंत्र सन्यासी वास्तव में 10,000 तलवारों का महल के बादल जहाज में आ गया। क्या तुम ईशिका से चिपकना नहीं चाहते, है ना? लड़के, मैं तुम्हें सलाह देता हूं कि इस विचार को छोड़ दो और जितना हो सके उतना दूर चले जाओ। विहान ने ठंडा सा तंज कसा। अगर उसने ईशिका का ध्यान नहीं रखा होता, तो वह वास्तव में रुद्र को बादल जहाज की नाव से लात मार देना चाहता था। विहान, तुमने हद पार कर दी। ईशिका ने अचानक अपना ध्यान वापस लिया। उसका सुंदर चेहरा ठंड से भर गया। इस बार वह वास्तव में गुस्सा होने वाली थी। ईशिका, तुम साल भर 10,000 तलवारों का महल में रहती हो। तुम्हारा मन साधारण है और तुम्हें बाहर के खतरों का पता नहीं है। इस व्यक्ति की कोई पृष्ठभूमि नहीं है और अब वह तुम्हारे करीब आ रहा है। उसका स्पष्ट रूप से कोई मकसद है। इस व्यक्ति की सतही पाखंड से धोखा मत खाओ। मैंने ऐसे कई स्वतंत्र सन्यासियों को देखा है, विहान ने गंभीरता से कहा। ज्यादातर स्वतंत्र सन्यासी अक्षम होते हैं। नहीं, यह नहीं कहा जा सकता कि वे अक्षम हैं। वे बात करने में बहुत अच्छे होते हैं, लेकिन वे बदसूरत को सुंदर बना सकते हैं। ईशिका, तुम्हें उसकी मीठी बातों पर भरोसा नहीं करना चाहिए। इस तरह के आदमी के पास कोई और क्षमता नहीं होती। वह सिर्फ औरतों को धोखा दे सकता है। क्षण घनी तलवार की भावना ने तुरंत विहान को घेर लिया और शक्तिशाली तलवार की भावना की शक्ति उसके चारों ओर उमड़ने लगी। ये वाण तलवारों का चक्र है। ईशिका, क्या तुम वास्तव में एक बाहरी व्यक्ति के लिए मुझे चोट पहुंचाने वाली हो? विहान तुरंत घबरा गया और ईशिका वास्तव में गुस्सा हो गई थी। धम! एक जोरदार धमाका जो दुनिया को हिला देता था, अचानक आया, और जो तलवार की भावना पहले दर्जनों मील तक फैली थी, वह अचानक तेजी से बढ़ गई और एक पल में 100 मील से अधिक हो गई। बादल जहाज तलवार की भावना से टकराया और ऊपर उठ गया। रक्षा संरचनाएं एक के बाद एक जल उठीं, लेकिन फिर भी तलवार की भावना ने उन्हें भेद दिया और वह लगभग छेद दिया गया। ईशिका ने विहान को छोड़ दिया और तेजी से कार्रवाई की। उसके बाद आकाश में तलवार की भावना फैल गई। अत्यंत शक्तिशाली तलवार की छाया लगातार उमड़ती रही, सभी भेदने वाली तलवार की भावना को रोकती रही। लगातार भेदने वाली तलवार की भावना को देखकर रुद्र का चेहरा तन गया। शायद कुछ हुआ होगा, वरना रेड लोटस तलवार की छाया अपनी पूरी शक्ति के साथ नहीं फटती। बस इतना है कि 100 मील का दायरा तलवार की भावना से ढक गया है। स्थिति का पता लगाना आसान नहीं हो सकता। हमें तलवार की भावना के खत्म होने का इंतजार करना होगा ताकि स्थिति की जांच की जा सके। इस समय तलवार की भावना से एक शानदार तलवार की ऊर्जा बाहर निकली। यह हेमलता जी थी।
जो स्थिति की जांच करने गई थी। उसका चेहरा इस समय बहुत अच्छा नहीं दिख रहा था और उसके वस्त्रों पर कुछ टूटने के निशान थे। जाहिर है यह बिखरी हुई तलवार की भावना से कट गया था। हेमलता जी बादल जहाज में आई और उसने बादल जहाज पर अपनी हथेली से प्रहार किया। धम! बादल जहाज की गति नाटकीय रूप से बढ़ गई और यह तुरंत तलवार की भावना से प्रभावित क्षेत्र से बाहर निकल गया। 10,000 तलवारों का महल में सभी ने राहत की सांस ली और हेमलता जी भी इस समय बादल जहाज में वापस आ गई। इशिका ने अपनी तलवार की भावना वापस ली और हेमलता जी का सामना किया। आंटी, हेमलता स्थिति कैसी है? मूल रूप से जब मैं वहां गई थी मुझे लगा था कि स्थिति स्थिर हो गई है, लेकिन मुझे नहीं पता था कि वह तलवार सन्यासी एक बड़ा शख्स था जिसने पहले ही पूछ लिया था। हेमलता जी ने गंभीर स्वर में कहा, आध्यात्मिक क्षेत्र के पूर्वी क्षेत्र में सभी बड़े शख्स जो पूछते हैं वे प्रमुख ताकतों में सबसे शक्तिशाली शख्स होते हैं। 10,000 तलवारों का महल का मालिक एक पथ क्षेत्र में बड़ा शख्स है। हालांकि इस बार पूर्वी सीमा में इकट्ठा होने वाले लाओसू की कल्टीवेशन कम नहीं थी, लेकिन पथ क्षेत्र तक पहुंचने वाले बड़े शख्स बहुत कम थे। वह पहले से ही आध्यात्मिक क्षेत्र के पूर्वी क्षेत्र में एक शीर्ष शख्स था जब वह पथ क्षेत्र में प्रवेश कर गया था। और एक तलवार सन्यासी की बात तो और भी थी जो शीर्ष के शीर्ष पर था। हेमलता जी, क्या हो रहा है? कोई इतने बड़े शख्स को क्यों भड़काएगा? विहान ने बेशर्मी से पूछा। मुझे ठीक नहीं पता, मैं सिर्फ वहां जाकर देखने गई थी। वहां बहुत सारे लोग मर गए। कहा जाता है कि कई सालों से प्रसिद्ध कुछ बुजुर्गों को काट दिया गया। हेमलता जी ने आह भरी और कहा, मुझे नहीं पता कि किसने वास्तव में इस पूछने वाले महान तलवारबाज को भड़काया जिससे इतनी बड़ी मुसीबत हुई और अन्य लोगों को नुकसान उठाना पड़ा। इस समय सैकड़ों मील के क्षेत्र में फैली तलवार की भावना तेजी से ढह गई। तलवार की भावना खत्म हो गई। वह बड़ा शख्स शायद चला गया। इशिका ने कहा, यह अजीब है। तलवार की भावना को इतनी जल्दी खत्म नहीं होना चाहिए। इसे कम से कम आधा घंटा तो चलना चाहिए। हेमलता जी ने भौहें सिकोड़ लीं। तार्किक रूप से भले ही वह बड़ा तलवार सन्यासी चला गया हो, तलवार की भावना को कम से कम आधा घंटा तो चलना चाहिए। हालांकि इतनी जल्दी खत्म होना थोड़ा असामान्य है। हेमलता जी और अन्य लोग हैरान थे। केवल रुद्र जानता था कि तलवार की भावना इतनी जल्दी क्यों खत्म हो गई। रेड लोटस ब्लेड शैडो स्वयं एक वास्तविक तलवार सन्यासी नहीं थी। वह सिर्फ तलवार की छाया का एक क्लोन थी। सबसे मजबूत शक्ति को एक पल के लिए बनाए रखना अच्छा था। तलवार की भावना ढह गई और यह स्पष्ट था कि रेड लोटस तलवार की छाया की शक्ति खत्म हो गई थी। सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए हेमलता जी ने एक पल इंतजार किया और फिर बादल जहाज को जमावड़े की जगह की ओर उड़ने दिया। सभी लोग बादल जहाज पर खड़े होकर नीचे देखने लगे। सैकड़ों मील की त्रिज्या वाली जमीन पूरी तरह से समतल हो गई थी। जब वे एकांत पर्वत पर पहुंचे जहां पूर्वी सीमा के सभी बुजुर्ग इकट्ठा हुए थे, सभी लोग सामने के चौंकाने वाले दृश्य से हैरान रह गए। एकांत पर्वत पर मूल रूप से बना देवगढ़ शहर ज्यादातर टूट गया था। कई घायल लोग अस्थायी संरचना पर ध्यानस्थ होकर उपचार क्षेत्र में बैठे थे। बादल जहाज एकांत पर्वत के पास रुका और हेमलता जी ने सभी को बादल जहाज से बाहर निकाला। एल्डर हेमलता जी, बहुत समय बाद मिले। एक आंख वाला बूढ़ा व्यक्ति मुस्कुराते हुए उनके पास आया। भाई शिवदत्त, हेमलता जी ने सलाम किया। वरिष्ठ, इशिका ने भी झुककर अभिवादन किया। युवा महल मास्टर, कई सालों से नहीं देखा। आप जितनी बड़ी होती जा रही हैं उतनी ही सुंदर होती जा रही हैं। एक आंख वाला बूढ़ा व्यक्ति मुस्कुराते हुए बोला। वास्तव में कई सालों से आपसे नहीं मिली और वरिष्ठ का आकर्षण पहले जैसा ही है। इशिका ने शांति और उदारता से जवाब दिया। नहीं, मैं अब बूढ़ा हो गया हूं। एक आंख वाले बूढ़े व्यक्ति ने अपनी दाढ़ी सहलाई और हंसा। भाई शिवदत्त, अभी क्या हुआ था? हेमलता जी ने पूछा। एक आंख वाले बूढ़े व्यक्ति की मुस्कान फीकी पड़ गई और वह थोड़ा नाराज भी दिखा। जैसे ही मैंने इस बात का जिक्र किया, मुझे गुस्सा आ गया। इस बार मैं लगभग धोखा खा गया था। अगर मैंने जल्दी प्रतिक्रिया नहीं दी होती और समय पर भाग नहीं गया होता तो मैं शायद उस तलवार से बहुत पहले मर चुका होता।
इशिका ने एक आंख वाले बूढ़े व्यक्ति को आश्चर्य से देखा। यह एक लंबे समय से प्रसिद्ध बूढ़ा व्यक्ति था। हालांकि वह पूछने वाले जितना बड़ा नहीं था, लेकिन वह उससे बहुत अलग भी नहीं था। यहां तक कि अगर पूछने वाला बड़ा शख्स उसे मारना चाहता तो यह इतना आसान नहीं होता। लेकिन एक आंख वाले बूढ़े व्यक्ति ने अभी जो कहा, उससे लगता है कि वह लगभग मर गया था, जो दिखाता है कि पिछली मुलाकात कितनी खतरनाक थी। हेमलता जी ने एक शब्द भी नहीं कहा, लेकिन चुपचाप अगले कदम का इंतजार किया। रुद्र भी सुन रहा था। मुख्य रूप से यह जानना चाहता था कि रेड लोटस ब्लेड शैडो की वर्तमान स्थिति क्या। 1 घंटे पहले पूर्वी सीमा के कई बूढ़े साथी यहां इकट्ठा हुए थे और चीजों के बदले चीजों का आदान प्रदान कर रहे थे। तुम भी जानते हो कि हमारे पास हमेशा डिफॉल्ट नियम होते हैं। कुछ नए लोग स्वाभाविक रूप से नहीं जानते, लेकिन हम नियमों को भी सूचित करते हैं। वह स्पष्ट रूप से पहली बार एक पार्टी में शामिल हुआ था। ब्लैक ड्रैगन हिडन लैंड का वह कबीर इतना जिद्दी था कि वह उस व्यक्ति को भड़काने चला गया, और यहां तक कि उसने उसके पास जो कुछ था उसे धोखे से ले लिया। एक आंख वाले बूढ़े व्यक्ति ने कहा, यह ठीक था कि वह कबीर ने उस व्यक्ति को धोखा दिया। उसने हमें भी धोखा दिया। उसने मेरे पास अफवाह फैलाई कि वह व्यक्ति उसके पास जो कुछ था उसे लेना चाहता था, लेकिन उस व्यक्ति ने समझाने की जहमत नहीं उठाई। उसने बस कार्रवाई कर दी। कुछ पुराने दोस्त जो कबीर को जानते थे, कबीर की मदद करने आए। हम व्यवस्था बनाए रखना चाहते थे, इसलिए हमें कबीर के साथ कार्रवाई करने के लिए मजबूर होना पड़ा। किसने सोचा था कि अंत में उस व्यक्ति ने वास्तव में अपनी असली क्षमता छिपा रखी थी। कबीर कहां है? हेमलता जी ने गंभीरता से कहा, वह बहुत पहले मर चुका है। उसने उस व्यक्ति को गुस्सा दिलाया और पहली लड़ाई में ही उसका सिर काट दिया गया। एक आंख वाला बूढ़ा व्यक्ति सिर हिलाकर आह भरते हुए बोला, वरिष्ठ कबीर इतने मजबूत थे, उनका सिर काट दिया गया? विहान ने आश्चर्य से पूछा। उनके पिता और कबीर लंबे समय से एक साथ प्रसिद्ध शख्स थे, जिसमें एक आंख वाला बूढ़ा व्यक्ति भी शामिल था। हालांकि वह पूछने वाला बड़ा शख्स नहीं था, लेकिन वह इस स्तर के करीब था, लगभग सटीक पूछने के बराबर। जब तक इस स्तर तक पहुंचे लोग भागने के इच्छुक हों, तब तक पूछने वाला बड़ा शख्स भी उन्हें आसानी से नहीं मार सकता। तलवार सन्यासी पूछने के स्तर तक पहुंच गया है। यह वास्तव में डरावना है। तुम उस समय वहां नहीं थे। 40 से अधिक बुजुर्गों में से 7 को एक साथ मार दिया गया और 16 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। बाकी लोग कमोबेश घायल हो गए। एक आंख वाले बूढ़े व्यक्ति ने तनावपूर्ण चेहरे के साथ कहा। इन शब्दों को सुनकर विहान और अन्य लोग हैरान रह गए, और यहां तक कि हेमलता जी भी गंभीर दिख रही थी। 40 से अधिक बुजुर्गों ने मिलकर, हेमलता जी और अन्य लोगों ने नहीं सोचा था कि चीजें इस तरह से सामने आएंगी। मुख्य बात यह है कि 7 लोग मारे गए, 16 लोग गंभीर रूप से घायल हुए और बाकी लोग घायल हो गए। ऐसा रिकॉर्ड वास्तव में भयानक है। भले ही 10,000 तलवारों का महल मास्टर कार्रवाई करता, तो भी यह इससे ज्यादा नहीं होता। हैरानी के बाद हेमलता जी ने मदद नहीं कर सकी, लेकिन पूछा, वह कहां है? हार गया? हार गया? एक आंख वाला बूढ़ा व्यक्ति सिर हिलाकर कड़वाहट से हंसा। वह इतनी मजबूत है, वह कैसे हार सकती है? 40 से अधिक बुजुर्गों ने मिलकर 7 को मार दिया और 16 को गंभीर रूप से घायल कर दिया, लेकिन कोई भी उसके करीब नहीं पहुंच सका। मुझे नहीं पता कारण, लेकिन ऐसा लगता है कि उसने अपनी शक्ति बहुत ज्यादा होने के कारण रुक गया। हेमलता जी ने गहरी सांस ली। उसने नहीं सोचा था कि चीजें इस तरह से सामने आएंगी। वह व्यक्ति बहुत डरावना था। वह यहां हंगामा करने आया और फिर भी बिना नुकसान के भाग गया। तुम्हें पता है, यह पूर्वी सीमा के बुजुर्गों का जमावड़ा है। यहां तक कि कुव्या के कुछ बड़े शख्स भी अकेले यहां हंगामा करने की हिम्मत नहीं करते। आखिरकार इनमें से कुछ बुजुर्गों के पास विशेष साधन होते हैं। 40 से अधिक लोग मिलकर वेन के बड़े शख्स को धमकी देने के लिए पर्याप्त हैं, लेकिन इसने अंदर और बाहर लड़ाई की और यहां तक कि शांति से चला गया। यह महान तलवारबाज मेरे भविष्य की तरह है। विहान ने दांत निकालकर कहा, 10 या 20 साल में मेरी बारी होगी। तुम अपने पिता से बहुत बेहतर हो। एक आंख वाले बूढ़े व्यक्ति ने विहान की ओर देखा। वरिष्ठ एक आंख की आंखें मशाल की तरह चमकती हैं।
विहान की मुस्कान और भी चमकदार हो गई। तुम्हारे पिता के पास कोई और कौशल नहीं है, वह डींग मारने में बेहतर है। ठीक है, तुम्हारी संतानें वास्तव में उससे बेहतर हैं, एक आंख वाला बूढ़ा व्यक्ति ने जोड़ा। विहान की मुस्कान तुरंत गायब हो गई और उसका चेहरा अत्यंत बदसूरत हो गया। स्वाभाविक रूप से वह एक आंख वाले बूढ़े व्यक्ति का खंडन करने की हिम्मत नहीं करता था। यह एक बूढ़ा व्यक्ति था, यहां तक कि अगर उसके पिता आते तो एक आंख वाला बूढ़ा व्यक्ति शायद चेहरा नहीं दिखाता। हालांकि इतने सारे लोगों के सामने हंसी उड़ाना विहान बहुत नाखुश दिखा, खासकर ईशिका के सामने। वह अत्यंत शर्मिंदा था। तुम अभी भी यहां क्यों हो? विहान ने रुद्र को, जो एक तरफ खड़ा था, उसकी ओर देखा और ठंडे स्वर में कहा, क्या मैंने तुम्हें यहां से चले जाने के लिए नहीं कहा था? तुम अभी भी इतने बेशर्मी से मेरे पीछे क्यों हो? क्या तुम्हें शर्मिंदगी चाहिए? मत सोचो कि मुझे नहीं पता कि तुम ईशिका के करीब आने का मकसद क्या है। तुम स्पष्ट रूप से जानते हो कि ईशिका 10,000 तलवारों का महल की युवा महल मास्टर है, और फिर भी तुम उसके इतने करीब हो। तुम स्पष्ट रूप से ऊंचे पद पर चढ़ना चाहते हो। विहान, तुम बहुत ज्यादा कर रहे हो। ईशिका गुस्से में दिखी। ईशिका, उसके द्वारा धोखा मत खाओ। यह स्वतंत्र सन्यासी अच्छा इंसान नहीं है। तुम दयालु और साधारण हो। इस तरह के व्यक्ति से आसानी से भ्रमित हो सकती हो। तुम्हें उससे दूर रहना चाहिए। विहान ने जल्दी से कहा, मैं तुमसे बेहतर जानती हूं कि रुद्र कौन है। अगर तुम उसे बदनाम करना जारी रखोगे तो मैं तुम्हारे साथ असभ्य हो जाऊंगी। ईशिका ने गुस्से में कहा। यह देखकर कि ईशिका शायद ईशिका हो सकती है, विहान तुरंत हेमलता जी की ओर मुड़ा और बोला, हेमलता जी, आपको ईशिका को बेहतर सलाह देनी चाहिए। वह एक यात्रा के लिए बाहर गई थी और एक स्वतंत्र सन्यासी को वापस लाई। यह स्पष्ट रूप से इस स्वतंत्र सन्यासी ने उसे मीठी बातों से धोखा दिया है। आप ऐसे व्यक्ति के साथ कैसे रह सकते हैं? हेमलता जी ने भौहें सिकोड़ लीं और ईशिका की ओर देखा। हेमलता जी, रुद्र निश्चित रूप से वह व्यक्ति नहीं है जैसा वह कहता है। रुद्र ने एक बार मेरी जान बचाई थी, ईशिका ने जल्दी से कहा। उसे परवाह नहीं थी कि विहान क्या सोचता है, लेकिन हेमलता जी वह थी जिसने उसे अकेले पाला था। वह आधी जैविक मां की तरह थी। वह नहीं चाहती थी कि रुद्र हेमलता जी के दिल में बुरी छाप छोड़े। उसने तुम्हारी जान बचाई? हेमलता जी हैरान दिखी। ईशिका की ताकत के साथ वास्तव में उसके समकालीनों में कुछ ही लोग थे जो उसके साथ प्रतिस्पर्धा कर सकते थे। हाँ, यह रुद्र ही था जिसने जीवन और मृत्यु के क्षण में मेरी जान बचाई थी, और हम कुछ समय से एक दूसरे को जानते हैं। मुझे रुद्र के चरित्र पर भरोसा है। जब मैं बेहोश थी तब उसने मुझे पूरे रास्ते ढोया था। उसने कभी कोई अनुचित कार्य या विचार नहीं किया। ईशिका ने सिर हिलाया और कहा, ईशिका, उसके दिखावे से धोखा मत खाओ। सोचो, तुम इतनी आकर्षक हो और वह तुम्हें बेहोश होने पर भी नहीं छुआ। इसका क्या मतलब है? उसके पास दूसरा मकसद है, विहान ने जल्दी से कहा। साथ ही वह रुद्र को और भी बुरी नजरों से देखने लगा। ईशिका बेहोश थी, रुद्र उसे ढो रहा था। उस समय क्या रुद्र ने वास्तव में ईशिका को नहीं छुआ था? क्या होगा अगर ईशिका ने झूठ बोला हो? वास्तव में रुद्र ने उसे पहले ही छू लिया था। विहान जितना ज्यादा सोचता था, उसका चेहरा उतना ही बदसूरत होता जाता था और उसके दिल में गुस्सा और जलन और तेज होती जा रही थी। वह और ईशिका एक साथ बड़े हुए थे। इन वर्षों में उसे कभी ईशिका का हाथ छूने का मौका नहीं मिला, और रुद्र ने पहले ही ईशिका के साथ इतना करीबी रिश्ता बना लिया था। यह देखकर कि ईशिका अडिग थी, विहान जल्दी से मुड़ा और हेमलता जी से बोला, हेमलता जी, यह व्यक्ति एक स्वतंत्र सन्यासी है, लेकिन वह ईशिका के करीब है। उसका स्पष्ट रूप से एक मकसद है। मेरा मानना है कि इस व्यक्ति को भगा देना चाहिए और उसे फिर से ईशिका के आधे कदम के पास नहीं आने देना चाहिए। बस। हेमलता जी ने विहान के शब्दों को बीच में ही काट दिया। युवा महल मास्टर विदेश यात्रा कर रही हैं। दोस्त कैसे बनाएं, यह युवा महल मास्टर का काम है। जहां तक मेरे संपर्क में आने वाले लोगों का कोई और मकसद है या नहीं, मैं इसे स्वयं देखूंगी और मुझे तुम्हारी दखलंदाजी की जरूरत नहीं है। तुम्हारे पास अभी भी बहुत सारी गड़बड़ चीजें हैं जिनका समाधान नहीं हुआ है। तुम पहले खुद का ध्यान रखो। हेमलता जी को बहुत अच्छे से पता था कि विहान कैसा व्यक्ति है। वह अपने पारिवारिक पृष्ठभूमि का फायदा उठाकर हर जगह बुराई करता था,
और बहुत सारी मुसीबतें पैदा करता था। अगर उसके पास मजबूत पारिवारिक पृष्ठभूमि और 10,000 तलवारों का महल के साथ असाधारण रिश्ता नहीं होता तो वह इतनी आजादी से कैसे जी सकता। बेशक विहान स्वयं भी बहुत प्रतिभाशाली है, अगर ऐसा नहीं होता तो उसे इतना पक्षपात कैसे मिलता। रुद्र को भगाने के बजाय उसे हेमलता जी ने डांटा। विहान का चेहरा तुरंत उदास हो गया, खासकर जब उसने देखा कि इशिका रुद्र की रक्षा कर रही थी तो उसे और भी बुरा लगा। तुम्हें अब हमारे साथ आने की जरूरत नहीं है, इशिका ने उदासीनता से कहा। इशिका, मैं जो कुछ भी करता हूं वह तुम्हारे भले के लिए है। अगर तुम मेरी बात नहीं सुनना चाहती लेकिन एक बाहरी व्यक्ति की बात सुनने को तैयार हो तो मैं कुछ नहीं कर सकता। मैं केवल यह आशा करता हूं कि जब तुम इस स्वतंत्र सन्यासी का असली चेहरा समझोगी तब तुम्हें पछतावा न हो। विहान ने ठंडा सा हंसकर कहा, मुड़ा और चला गया। विहान को जाते हुए देख इशिका ने रुद्र से माफी मांगी। रुद्र, मुझे वास्तव में खेद है, मुझे नहीं पता था कि इतनी अप्रिय घटना होगी। इसका तुमसे कोई लेना देना नहीं है, माफी मांगने की जरूरत नहीं है। रुद्र ने सिर हिलाया, उसने विहान के निशाने को दिल पर नहीं लिया। हेमलता जी ने रुद्र को गहराई से देखा। हालांकि विहान के शब्द अनजाने में अटकलें थे, लेकिन क्या होगा अगर वे सच थे। हालांकि उसे रुद्र के साथ संपर्क से इस स्वतंत्र सन्यासी के बारे में अच्छा प्रभाव था, फिर भी उसे सावधानी से निरीक्षण करना था। विहान ने जो कहा वह सही है। आखिरकार इशिका को अभी भी कुछ अनुभव की कमी है। वह साल भर 10,000 तलवारों का महल में रहती है और लोगों से बहुत कम संपर्क करती है, इसलिए वह काफी साधारण है। हेमलता जी रुद्र को इशिका से संपर्क करने से नहीं रोकती, लेकिन वह थोड़ी सावधानी बरतती ताकि इशिका को नुकसान न हो। भाई शिवदत्त, जमावड़े की जगह कब बहाल होगी? हेमलता जी ने एक आंख वाले बूढ़े व्यक्ति की ओर देखा। मुझे डर है कि हमें कल तक इंतजार करना होगा। तुम आज यहां आराम कर सकते हो, जमावड़े की जगह कल के बाद फिर से खुल जाएगी। एक आंख वाले बूढ़े व्यक्ति ने जवाब दिया। ठीक है, हम आज यहां अस्थायी रूप से रहेंगे। हेमलता जी ने सिर हिलाया। यह जगह न केवल एक जमावड़े की जगह है बल्कि खबरों की जांच करने की जगह भी है। आखिरकार पूर्वी सीमा के कई पुराने दोस्त यहां आए हैं। ढम, दूर में आकाश कांप उठा और एक 10,000 फीट लंबी विशाल यून नाव आकाश से बाहर निकलती दिखाई दी। यह यून नाव अत्यंत अनोखी थी। यह एक कून राक्षस से बनाई गई थी और एक राक्षस यून नाव थी। कून राक्षसी जानवर अत्यंत भयानक होता है और इसकी ताकत कम से कम वेन दांव जैसे बड़े शख्स के बराबर होती है। कून राक्षसी जानवर को पकड़कर उसे राक्षस यून नाव में परिष्कृत करना काफी दुर्लभ है, क्योंकि कून राक्षस को मारना ठीक है, लेकिन इसे पूरी तरह से बरकरार रखना और राक्षस यून नाव में परिष्कृत करना आसान नहीं है। यह सफेद ड्रैगन महल की कून बादल जहाज है। यह सफेद ड्रैगन महल का पुत्र होना चाहिए जो आ गया है। एक आंख वाला बूढ़ा व्यक्ति ने आंखें सिकोड़कर कहा। इशिका, मेरे साथ सफेद ड्रैगन महल की यात्रा करने चलो, हेमलता जी ने कहा। रुद्र, मैं और हेमलता जी सफेद ड्रैगन महल की यात्रा करने जा रहे हैं। कृपया यहां थोड़ी देर प्रतीक्षा करें, मैं बाद में आपको ढूंढने आऊंगी, इशिका ने कहा। ठीक है, रुद्र ने सिर हिलाया और साथ ही अपनी नजर विशाल दिव्य नाव पर डाली। सफेद ड्रैगन महल। मेरे माता पिता ने एक बार प्रवेश किया था और सफेद ड्रैगन महल का खजाना ले गए थे। अब उन्हें सफेद ड्रैगन महल द्वारा वांछित किया जा रहा है। रुद्र ने अनुमान लगाया कि उसके माता पिता बिना किसी कारण के सफेद ड्रैगन महल में खजाना लेने नहीं गए होंगे। इसके पीछे कोई कारण जरूर होगा। देखते हैं कि क्या हम सफेद ड्रैगन महल के लोगों से संपर्क कर सकते हैं और यह पता लगा सकते हैं कि मेरे माता पिता सफेद ड्रैगन महल में खजाना लेने क्यों गए थे। रुद्र ने अपने मन में सोचा, शायद हम अपने माता पिता के ठिकाने के बारे में कुछ सुराग ढूंढ सकते हैं। अपनी नजर वापस लेने के बाद रुद्र शहर की ओर चला। हालांकि पूरा शहर आधा नष्ट हो गया था, फिर भी आधा हिस्सा मौजूद था। वहां कई लोग विभिन्न कल्टीवेशन संसाधनों को बेच रहे थे और उनमें कुछ अच्छी चीजें थीं, लेकिन कीमतें बहुत अधिक थीं। सबसे कम कीमत में हजारों एमेथिस्ट आध्यात्मिक पत्थरों की आवश्यकता थी। रुद्र के लिए वे चीजें लगभग एमेथिस्ट आध्यात्मिक पत्थरों जितनी ही प्रभावी थीं,
ज्यादा से ज्यादा थोड़ी मजबूत थीं। दाईं ओर छठे स्टॉल पर कुछ अच्छा है? सुद्रस की आवाज अचानक सुनाई दी। क्या? रुद्र ने जल्दी से पूछा। ब्रेथलेस मास्क, ये एक बहुत अच्छा आध्यात्मिक हथियार है, सुद्रस ने कहा। आध्यात्मिक हथियार? बहुत अच्छा। रुद्र थोड़ा हैरान था। आध्यात्मिक हथियार वास्तव में सुद्रस की नजर में आ सकता था। सुद्रस की हैसियत के साथ वह एक पृथ्वी हथियार को देखने की भी जहमत नहीं उठाता। आध्यात्मिक हथियार की तो बात ही छोड़ दें। इस आध्यात्मिक हथियार का प्रभाव अत्यंत विशेष है। अगर इसका सही उपयोग किया जाए तो इसका प्रभाव स्वर्गीय हथियारों से कहीं बेहतर होगा, सुद्रस ने कहा। रुद्र जल्दी से छठे स्टॉल पर पहुंचा। स्टॉल का मालिक एक मध्यम आयु का मार्शल आर्ट्स सन्यासी था। स्टॉल पर कई तरह की चीजें थीं और ब्रेथलेस मास्क उनमें से एक था। इस वस्तु की कीमत? रुद्र ने ब्रेथलेस मास्क की ओर इशारा किया। अगर आप चाहते हैं छोटे भाई, मैं इसे सस्ता कर सकता हूं। चलो 2000 एमेथिस्ट आध्यात्मिक पत्थर दे दो। मध्यम आयु का मार्शल आर्ट्स सन्यासी मुस्कुराते हुए बोला। रुद्र ने सीधे 2000 एमेथिस्ट आध्यात्मिक पत्थर गिराए और ब्रेथलेस मास्क को रख लिया। मध्यम आयु का मार्शल आर्ट्स सन्यासी हैरान रह गया। यह स्पष्ट रूप से पहली बार था जब उसने किसी को इस तरह खरीद बिक्री करते देखा था। उसने बस यूं ही कहा था और इतना बिकने की उम्मीद नहीं थी। रुद्र ने मध्यम आयु के मार्शल आर्ट्स सन्यासी को नजरअंदाज किया और ब्रेथलेस मास्क पहनकर वहां से चला गया। इस चीज का क्या उपयोग है? रुद्र ने पूछा। इस चीज को एक सूत्र के साथ मिलाना होगा। सूत्र का उपयोग करने के बाद तुम्हारी सारी सांसें ढक जाएंगी, यहां तक कि अगर तुम सामने खड़े हो तो तुम्हारी सांसों का पता लगाना मुश्किल होगा। पृथ्वी मास्टर से ऊपर के लोगों को छोड़कर सभी अन्य कल्टीवेशन क्षेत्रों में इसका पता नहीं लगाया जा सकता, सुद्रस ने कहा। रुद्र को तुरंत समझ में आ गया कि इस वस्तु को सुद्रस ने अच्छी चीज क्यों कहा था। हालांकि यह केवल एक आध्यात्मिक हथियार था जिसमें केवल एक प्रभाव था, लेकिन यह एक प्रभाव ही अन्य पृथ्वी वस्तुओं से कहीं बेहतर था। सुद्रस ने सूत्र को रुद्र को दे दिया। रुद्र ने सूत्र मिलने के बाद इसे आजमाया भी। वाकई इसे पहनने और सूत्र का जाप करने के बाद उसकी सांसें पूरी तरह से संयमित हो गईं। ब्रेथलेस मास्क को रखकर रुद्र वहां से चला गया। अंतहीन हवा की धाराएं उमड़ती थीं और एकत्र होकर एक युन नाव बनाती थीं। एक मध्यम आयु का व्यक्ति हवा की धाराओं के ऊपर कदम रखता था। उसके साथ एक युवक था। मास्टर, हम कहां जा रहे हैं? युवक ने मदद नहीं कर सका लेकिन पूछा, क्या तुम हमेशा नहीं कहते थे कि तुम गोल्डन ऑर्डर इंद्रपुर वापस जाना चाहते हो? वहां प्राचीन खंडहरों में एक ट्रेनिंग हॉल है। पूर्वी क्षेत्र के पुराने मास्टर गोल्डन ऑर्डर इंद्रपुर में इकट्ठा हो रहे हैं। मैं बस जाकर देखना चाहता हूं। तुम मेरे साथ चल सकते हो। मध्यम आयु का व्यक्ति ने युवक के सिर को रगड़ा। उसका चेहरा थोड़ा लाडला था। सच में? युवक के चेहरे पर उत्साह दिखा। बढ़िया, फिर मैं जल्द ही भाई रुद्र से मिल सकता हूं। मास्टर, भाई रुद्र साधारण नहीं है। वह एक साथी तलवार सन्यासी है और उनकी प्रतिभा मुझसे कहीं ऊपर है। ठीक है, ठीक है। मेरे शिक्षक को पता है कि वह अत्यंत प्रतिभाशाली है। तुमने कितनी बार कहा है, लेकिन बहुत जल्दी खुश मत हो। मेरे जुड़वा पर्वतीय सीक्रेट लैंड में हर किसी को स्वीकार नहीं किया जाता। भले ही तुमने जिस रुद्र तलवार शरीर का जिक्र किया है वह एक ही सन्यासी हो, अगर उसके पास जुड़वा पर्वतीय शक्ति की नींव नहीं है तो उसे शिक्षक के रूप में स्वीकार नहीं किया जाएगा। मध्यम आयु का व्यक्ति शांति से बोला। वैसे भी पहले भाई रुद्र को देखें, फिर निर्णय लें, समर्थ ने जल्दी से कहा। उसे स्वाभाविक रूप से पता था कि उसका मास्टर उदय सक्षम था। वह जुड़वा पर्वतीय सीक्रेट लैंड के नेताओं में से एक था जिसकी बहुत ऊंची हैसियत थी और वह पिछले 300 वर्षों में जुड़वा पर्वतीय सीक्रेट लैंड का सबसे युवा प्रभारी था। अचानक उदय के चेहरे पर गंभीरता दिखाई दी और उसने अपने पैरों के नीचे रहस्यमयी हवा को हिलते देखा। समर्थ को पूरी तरह से रहस्यमयी हवा ने संरक्षित कर लिया था। क्षण, आकाश और पृथ्वी के बीच एक तलवार प्रकट हुई, एक भयानक तलवार, और तलवार के अंदर एक अत्यंत सुंदर आकृति थी। मास्टर, वह कौन है? समर्थ ने हैरानी में कहा। अगर जुड़वा पर्वतीय की शक्ति ने उसकी रक्षा नहीं की होती तो वह बिखरी हुई तलवार की भावना से
घायल हो गया होता। शोर मत करो और चुप रहो, उदय ने चेतावनी दी। समर्थ ने तुरंत मुंह बंद कर लिया। उसे भी पता था कि वह इस स्तर के संवाद में भाग नहीं ले सकता, लेकिन उसे उत्सुकता थी कि यह महिला अचानक क्यों प्रकट हुई और उन्हें रोक लिया। आप वही हैं, है ना? उदय ने गंभीरता से कहा। उसे पहले ही उस व्यक्ति के बारे में खबर मिल चुकी थी। आखिरकार इतना बड़ा हंगामा हुआ था। पूर्वी क्षेत्र के सभी बुजुर्गों के जमावड़े की जगह पर बहुत सारे हताहत हुए। यह घटना पहले ही पूरे पूर्वी क्षेत्र में फैल चुकी थी और सभी प्रमुख ताकतें इससे हैरान थीं, क्योंकि महिला का पूरा शरीर तलवार की भावना में ढका हुआ था। उसकी आकृति को छोड़कर उसका असली चेहरा बिल्कुल नहीं दिख रहा था। उदय ने कुछ नहीं कहा, लेकिन अपनी स्टोरेज रिंग निकाली। इसमें कुछ अच्छी चीजें हैं, इसे आपको देता हूं। यह कहकर उसने स्टोरेज रिंग को सीधे फेंक दिया। समर्थ हैरान रह गया। यह दृश्य उसे बहुत परिचित लगा। उसे मॉर्टल रियलम में इसका सामना करना पड़ा था। जब वह छोटा था तब उसे लूटने वालों ने रोक लिया था। उस समय हाउसकीपर ने उसकी रक्षा के लिए उन लोगों को अपनी सारी संपत्ति दे दी थी। उदय ने वास्तव में वही किया। क्या यह हो सकता है कि इस महिला ने उन्हें लूटने के लिए रोका था? समर्थ हैरान रह गया। अगर उसने अपनी आंखों से नहीं देखा होता तो वह कल्पना भी नहीं कर सकता था कि मास्टर के स्तर की कल्टीवेशन पर भी उसे लूट लिया जाएगा। महिला ने स्टोरेज रिंग लेने के बाद ऐसा लगता था कि उसने इसे एक नजर देखा, फिर वह एक तलवार में बदल गई और समर्थ और उदय के सामने बिजली की तरह गायब हो गई। महिला को जाते हुए देख उदय का चेहरा तनावपूर्ण था। मास्टर, क्या आप उसे हरा नहीं सकते? समर्थ ने मदद नहीं कर सका, लेकिन पूछा। ऐसा नहीं है कि मैं उसे हरा नहीं सकता, लेकिन इसकी जरूरत नहीं है। अगर मैं उससे लड़ता तो तुम्हें कुछ हो जाता। हालांकि मैं उसके साथ कुछ समय तक प्रतिस्पर्धा कर सकता हूं। वह आखिरकार एक बड़ा शख्स है और अंत में निश्चित रूप से नुकसान होगा। ठीक है, कुछ संपत्ति खो दी, बस इतना ही। और उसने जो किया वह सिर्फ पैसा कमाना था। उदय ने यह कहते हुए मदद नहीं कर सका, लेकिन भौहें सिकोड़ लीं। बस इतना है कि वह हर जगह लूटपाट कर रही है। वह क्या कर रही है? उसकी क्षमता के साथ कल्टीवेशन संसाधन प्राप्त करना मुश्किल नहीं है। पूछने वाला बड़ा शख्स, और वह भी एक तलवार सन्यासी, उसे किसी भी ताकत द्वारा एक विशिष्ट अतिथि माना जाता। जब तक वह कुछ मांगती, वे ताकतें निश्चित रूप से उसकी मदद करती। हालांकि उसने लूटपाट का तरीका चुना। उदय समझ नहीं पाया। उसने सिर हिलाया और जल्दी से समर्थ को हवा के माध्यम से ले गया। उसे रेड लोटस ब्लेड शैडो से डर नहीं था। उसे बस डर था कि उसका कीमती शिष्य प्रभावित होगा। अगर दूसरा पक्ष समर्थ को मारना चाहता तो भले ही वह पूरी ताकत से उसकी रक्षा करता, शायद वह इसे बचा नहीं पाता। इसके अलावा रेड लोटस ब्लेड शैडो एकमात्र व्यक्ति थी जिसे उसने देखा था जो उसके लिए खतरा थी। दिव्य नाव पर इशिका, हेमलता जी और अन्य लोग यात्रा करने आए और सफेद ड्रैगन महल के एल्डर दिलावर जल्दी से उनका स्वागत करने बाहर आए। आखिरकार इशिका 10,000 तलवारों का महल की युवा महल मास्टर थी और पूरे 10,000 तलवारों का महल का प्रतिनिधित्व करती थी। एल्डर दिलावर से मिली। इशिका ने सलाम किया। लंबे समय से नहीं देखा। युवा महल मास्टर न केवल और सुंदर हो गई हैं, बल्कि उनकी प्रगति भी बहुत हुई है। एल्डर दिलावर ने मुस्कुराते हुए कहा। क्या इस बार केवल आप ही आए हैं एल्डर दिलावर? महल कहाँ है? हेमलता जी ने मदद नहीं कर सका, लेकिन पूछा। मुख्य हॉल अभी भी एकांतवास में है, एल्डर दिलावर ने कहा। सफेद ड्रैगन महल का मुख्य हॉल यहाँ है? हेमलता जी थोड़ा हैरान थी। तुम्हें पता होना चाहिए कि सफेद ड्रैगन महल का मुख्य हॉल साधारण नहीं है। प्रतिभा के मामले में यह इशिका से बहुत कम नहीं है। बस इतना है कि इशिका के विपरीत सफेद ड्रैगन महल का मुख्य हॉल शायद ही बाहर जाता है और मूल रूप से सफेद ड्रैगन महल में अभ्यास करता रहता है। महल मास्टर ने कहा कि ग्रैंड महल पुत्र के लिए हमेशा महल में कल्टीवेशन करना अच्छा नहीं है। अब जब युवा पीढ़ी एक के बाद एक पैदा हो रही है, उसे बाहर जाकर अपनी दृष्टि को व्यापक करने दें, ताकि भविष्य में उसकी दृष्टि बहुत संकीर्ण न हो जाए और उसकी वृद्धि में बाधा न आए। एल्डर दिलावर ने मुस्कुराते हुए कहा। बात करें तो उनकी पीढ़ी वास्तव में बहुत मजबूत है।
अन्य लोगों की तो बात ही छोड़ दें, अकेले युवा महल मास्टर पहले ही बहुत मजबूत हैं। मैंने सुना है कि युवा महल मास्टर ने वान तलवारों का शरीर कल्टीवेशन कर लिया है और अब वह छठी सीमा की सीमा तक पहुंच गई है। अगर वह उस महत्वपूर्ण कदम को उठा लेती हैं और 7वीं सीमा में कदम रख लेती हैं, तो वह पूर्वी सीमा में नंबर 1 युवा व्यक्ति होंगी। एल्डर दिलावर मजाक कर रहे हैं। भले ही छठी सीमा अपनी सीमा तक पहुंच जाए, 7वीं सीमा में प्रवेश करना मुश्किल होगा। आखिरकार यह एक ऐसी बाधा है जिसे पार करना असंभव है, जैसे कि एक अड़चन। हेमलता जी ने सिर हिलाया। 10,000 तलवारों का महल की एल्डर के रूप में हेमलता जी को स्वाभाविक रूप से पता था कि छठी सीमा के बाद 7वीं सीमा में तोड़ना कितना मुश्किल है। इसे आकाश में चढ़ने जितना मुश्किल कहा जा सकता है। इशिका की पीढ़ी की तो बात ही छोड़ दें, उनकी पीढ़ी के कई लोग छठी सीमा तक पहुंच गए हैं, लेकिन कोई भी 7वीं सीमा में नहीं टूट सका। हालांकि इशिका इतनी कम उम्र में छठी सीमा तक टूट गई है, लेकिन यह कहना मुश्किल है कि वह भविष्य में 7वीं सीमा में टूट पाएगी, क्योंकि यह बहुत मुश्किल है। इसके बाद हेमलता जी ने इशिका और अन्य लोगों को एल्डर दिलावर के साथ बातचीत करने के लिए ले गई। बस हाल की स्थिति के बारे में बात कर रही थी। थोड़ी देर बात करने के बाद इशिका को यह काफी उबाऊ लगा, इसलिए उसने बहाना बनाया और एक तरफ चली गई। हेमलता जी ने देखा कि इशिका को जाने का विचार था और वह मदद नहीं कर सकी, लेकिन थोड़ा भौहें सिकोड़ लीं। पहले इशिका कोई भी अवसर कितना ही उबाऊ क्यों ना हो, कभी अधीरता नहीं दिखाती थी, लेकिन अब वह जाना चाहती थी और हर समय ऐसा लगता था जैसे वह किसी से मिलना चाहती हो। इशिका को चुपचाप एक तरफ खड़े देख हेमलता जी ने थोड़ा भौहें सिकोड़ लीं, तुरंत एल्डर दिलावर से कुछ कहा और उसकी ओर चली गई। इशिका, तुम्हें क्या हुआ? हेमलता जी ने पूछा। कुछ नहीं। इशिका अपने होश में आई और हल्के से सिर हिलाया। तुम चिंतित दिख रही हो और कह रही हो कि कुछ नहीं। क्या तुम किसी बात को लेकर चिंतित हो? हेमलता जी ने इशिका के लंबे बालों को सहलाया। उसने इस लड़की को अकेले पाला था, जैसे कि आधी जैविक मां। उसे क्या लगता था? इशिका के मन में कुछ था। हेमलता जी, रुद्र एक स्वतंत्र सन्यासी हैं। उनके पीछे कोई शक्तिशाली समर्थन नहीं है। उनकी कल्टीवेशन का स्तर बुरा नहीं है और उनकी क्षमता भी मजबूत है। मैं सोच रही थी कि क्या मैं महल मास्टर से सलाह ले सकती हूं कि रुद्र को मेरे 10,000 तलवारों का महल में प्रवेश करने दें। इशिका ने कहा। इशिका, क्या तुम इसी बात को लेकर चिंतित थी? अगर तुम स्वतंत्र सन्यासियों को मेरे 10,000 तलवारों का महल में प्रवेश करने देना चाहती हो, तो क्या तुम्हारे पास अधिकार नहीं है? यह बस एक बाहरी महल का शिष्य है। हेमलता जी ने सिर हिलाकर मुस्कुराते हुए कहा। रुद्र की क्षमता के साथ उन्हें बाहरी महल का शिष्य बनाना बहुत अन्यायपूर्ण होगा। मैं सोच रही थी कि क्या मैं महल मास्टर को मनाकर रुद्र को उनका शिष्य बनाने के लिए कह सकती हूं? इशिका ने कहा। हेमलता जी की मुस्कान जल्दी से फीकी पड़ गई और उसका चेहरा गंभीर हो गया। इशिका, महल मास्टर कभी सहमत नहीं होंगे। भले ही तुम सिफारिश करो, यह बेकार है। अगर मेरे 10,000 तलवारों का महल मास्टर शिष्य लेना चाहता है, तो उसे पहले एक तलवार सन्यासी होना चाहिए और फिर उसे अत्यंत प्रतिभाशाली होना चाहिए। क्या कोई अपवाद नहीं हो सकता? इशिका ने हेमलता जी की ओर देखा। इशिका, मुझे पता है कि रुद्र ने तुम्हारी मदद की है। तुम्हारा उसकी मदद करना सामान्य है ताकि तुम उसका एहसान चुका सको, लेकिन तुम्हें एक बात समझनी होगी। 10,000 तलवारों का महल मालिक अकेले अंतिम निर्णय नहीं लेता। इसके अलावा महल मालिक का शिष्य लेना एक बड़ा मामला है। यह न केवल मेरे 10,000 तलवारों का महल को प्रभावित करेगा, बल्कि बाहरी दुनिया को भी। हेमलता जी ने गहरी सांस ली और कहा, रुद्र मेरे 10,000 तलवारों का महल में शामिल हो सकता है। बाहरी महल के शिष्यों की तो बात ही छोड़ दें, आंतरिक महल के शिष्य भी उसे दिए जा सकते हैं, लेकिन इसके अलावा कुछ और मत सोचो। तो फिर छोड़ो। इशिका ने आह भरी। हेमलता जी ने देखा कि इशिका के साथ कुछ गलत था। खासकर जब बात रुद्र की आती थी, इशिका विशेष रूप से चिंतित थी। एक अनुभवी व्यक्ति के रूप में हेमलता जी को एक पूर्वाभास हुआ कि कुछ गलत था।
रुद्र का ईशिका पर प्रभाव उसकी अपेक्षा से कहीं अधिक था। मुख्य बात यह है कि इस बार जब वह ईशिका के संपर्क में आई तो उसने जो कुछ भी उल्लेख किया वह रुद्र से संबंधित था। ईशिका की पतली आकृति को देखते हुए हेमलता जी को एहसास हुआ कि लड़की बड़ी हो गई थी और अब वह छोटी लड़की नहीं थी जो उसके पीछे चलती थी। भले ही ईशिका को इसका एहसास हो या न हो, रुद्र नाम का यह युवक उस पर बहुत प्रभाव डाल चुका है और शायद उसने रुद्र के लिए पसंद भी विकसित कर ली है। अगर उस रुद्र की असाधारण पृष्ठभूमि होती तो कम से कम उसे मौका तो मिलता, लेकिन वह सिर्फ एक स्वतंत्र सन्यासी है। हेमलता जी ने असहाय रूप से आह भरी। हालांकि उसने इसका विरोध नहीं किया, यह मामला ऐसा नहीं था जिसका वह निर्णय ले सकती थी। आखिरकार ईशिका 10,000 तलवारों का महल की युवा महल मास्टर है। मुझे डर है कि दोनों का भविष्य मुश्किल है। हेमलता जी अपने दिल में बार बार आह भर रही थी और अब वह केवल इसे जल्द से जल्द काट सकती थी। रुद्र उसी रास्ते से वापस लौटा। इस समय उसके सामने एक परिचित आकृति प्रकट हुई। यह हेमलता जी थी, एल्डर हेमलता जी। रुद्र ने हाथ जोड़कर अभिवादन किया। रुद्र को अभी भी एल्डर हेमलता जी के प्रति अच्छा प्रभाव था। कम से कम उसने दूसरों की तरह यह जानने के बाद कि वह एक स्वतंत्र सन्यासी है, घमंड नहीं दिखाया। इसके बजाय वह एक एल्डर की तरह थी जो उसे अच्छी तरह से अभ्यास करने के लिए कह रही थी। मेरे साथ आओ। हेमलता जी ने रुद्र को देखा और उदासीनता से कहा। रुद्र एक पल के लिए हिचकिचाया और फिर उसके पीछे चल पड़ा। थोड़ी देर बाद रुद्र एल्डर हेमलता जी के पीछे एक एकांत जगह पर पहुंचा जहां लगभग कोई नहीं गुजरता था। एल्डर हेमलता जी रुक गई, धीरे धीरे अपना सिर घुमाया और रुद्र को देखा। उसके चेहरे पर एक अनियंत्रित जटिलता और असहायता का भाव था। सतह पर रुद्र काफी सुंदर था। हालांकि विहान जितना अच्छा दिखने वाला लड़का नहीं था, लेकिन तुलनात्मक रूप से रुद्र का स्वभाव बहुत अनोखा और शांत था, जो विहान से कहीं बेहतर था। यह रुद्र का अनोखा और शांत स्वभाव ही था जिसके कारण एल्डर हेमलता जी को विहान की तुलना में रुद्र ज्यादा पसंद था। यह देखकर कि एल्डर हेमलता जी चुप रही और केवल उसे देखती रही, रुद्र ने कुछ नहीं कहा बल्कि चुपचाप इंतजार किया। यह शांति हेमलता जी को अपने दिल में बेहतर महसूस करा रही थी। रुद्र की उम्र में इतना शांत और संयमित होना वास्तव में दुर्लभ है। अगर यह विहान होता तो वह उसके बोलने से पहले ही चिल्लाना शुरू कर देता। भाई रुद्र ने इतनी कम उम्र में इस स्तर की कल्टीवेशन और क्षमता हासिल कर ली है। अगर वह अपने साथी स्वतंत्र सन्यासियों में सबसे अच्छा नहीं है तो वह पहले से ही शीर्ष पर है। हालांकि तुमने अभी शुरू किया है और भविष्य में मार्शल आर्ट्स में तुम्हारी यात्रा अभी लंबी है, हेमलता जी ने कहा। एल्डर ने मेरी तारीफ की। एल्डर मुझे सिर्फ तारीफ करने के लिए नहीं आए, है ना? रुद्र ने हेमलता जी को देखा और कहा। इन शब्दों को सुनकर हेमलता जी ने हल्के से सिर हिलाया। ऐसा लगता था कि रुद्र एक समझदार व्यक्ति था और उसने स्पष्ट रूप से कुछ अनुमान लगाया था। चूंकि वह एक समझदार व्यक्ति था तो इधर उधर की बात करने की जरूरत नहीं थी। ऐसे में मैं अपना समय बर्बाद नहीं करूंगी। मैं तुमसे यह कहने आई हूं कि तुम युवा महल मास्टर से एक निश्चित दूरी बनाए रखो, हेमलता जी ने धीरे धीरे कहा। तुम्हें युवा महल मास्टर की पहचान पता होनी चाहिए। वह 10,000 तलवारों का महल की भविष्य की उत्तराधिकारी है। हालांकि हमारा 10,000 तलवारों का महल पूर्व में शीर्ष ताकत नहीं है, फिर भी यह 10,000 वर्षों की ताकत है। यह हजारों वर्षों से चली आ रही है और इसका इतिहास लंबा है। ऐसा नहीं है कि युवा महल मास्टर की शादी नहीं हो सकती, लेकिन जो व्यक्ति उसके योग्य है उसे कम से कम 10,000 वर्षों की ताकत की शीर्ष पीढ़ी का होना चाहिए। एक सामान्य कहावत का उपयोग करें तो कम से कम यह एक अच्छा मेल होना चाहिए। यह हमारे 10,000 तलवारों का महल की सबसे बुनियादी आवश्यकता है। छोटे भाई, स्पष्ट रूप से कहूं, तुम सिर्फ एक स्वतंत्र सन्यासी हो। मैं समझ गया, आपको कुछ और कहने की जरूरत नहीं है। चिंता न करें, मैं मिस ईशिका से दूर रहूंगा। रुद्र ने हेमलता जी को बीच में ही रोक दिया। छोटे भाई, तुम बहुत समझदार हो। अगर भविष्य में तुम्हें मेरी किसी मदद की जरूरत हो तो बस पूछो। जब तक मैं कर सकती हूं मैं तुम्हारी पूरी मदद करूंगी। एल्डर हेमलता जी ने सिर हिलाया और कहा, धन्यवाद एल्डर। अगर कुछ और नहीं है तो मैं पहले चलता हूं।
रुद्र ने हाथ जोड़कर कहा। हाँ। हेमलता जी ने सिर हिलाया। अलविदा। रुद्र मुड़ा और दूसरे रास्ते की ओर चला गया। रुद्र को जाते हुए देख हेमलता जी ने असहाय रूप से आह भरी। ऐसा नहीं था कि वह इसका विरोध करना चाहती थी, लेकिन वास्तव में उसके पास कोई विकल्प नहीं था। रुद्र की स्वतंत्र सन्यासी की पहचान के साथ वह ईशिका के साथ नहीं हो सकता था। हालांकि वह इसका विरोध नहीं करती थी। 10,000 तलवारों का महल के वरिष्ठ प्रबंधन निश्चित रूप से सहमत नहीं होते और महल मास्टर निश्चित रूप से सहमत नहीं होता। रुद्र और ईशिका को भविष्य में कष्ट सहने के बजाय अब दोनों के बीच संबंध को काट देना बेहतर है, ताकि भविष्य में दोनों को दर्द न हो। रास्ते पर चलते हुए रुद्र बार बार आह भर रहा था। ईशिका से अलग होना कोई बुरी बात नहीं थी। रुद्र को भी पता था कि भविष्य में उसे बहुत सारी चीजें करनी होंगी। न केवल बहुत सारी चीजें हैं, बल्कि और भी भयानक दुश्मन हैं। हालांकि प्राचीन गुप्त क्षेत्र का अस्तित्व अब एक रहस्य है, लेकिन भविष्य में क्या होगा जरूरी नहीं। रेड लोटस ब्लेड शैडो का सामना करने के बाद उसे भविष्य में निश्चित रूप से रेड लोटस का सामना करना पड़ेगा। रचिता का रेड लोटस ब्लेड शैडो नहीं है, वह रेड लोटस ब्लेड शैडो से कहीं अधिक भयानक है। सुद्रस कैसा शख्स है? 9 स्वर्गीय दिव्य क्षेत्र में 6 स्वर्गीय प्रभुओं में से एक, वह पहले से ही शीर्ष पर है। ऐसा व्यक्ति बुद्धिमत्ता और क्षमता के मामले में शीर्ष स्तर का है। हालांकि सुद्रस अपनी सबसे बड़ी शिष्या होंगलियन के हाथों गिर गया। साधनों और क्षमता के मामले में रचिता सुद्रस से बहुत कम नहीं है, इसलिए एक बार रचिता का सामना करने पर रुद्र की जीत की संभावना बहुत कम है। जब समय आएगा ईशिका निश्चित रूप से फंस जाएगी। बाद में इंतजार करने के बजाय अब इसे तोड़ देना बेहतर है। हालांकि रुद्र के दिल में बहुत अनिच्छा थी, वह केवल ईशिका से अलग हो सकता था। अचानक आकाश से एक तूफान गिरा और फिर एक विशाल काला साया ऐसी गति से नीचे गिरा जो लोगों के दिलों को कांपा देता था। डापेंग राक्षसी जानवर के विशाल पंजे सीधे रुद्र की ओर पकड़ने के लिए बढ़े। पकड़े गए डापेंग राक्षसी जानवर का सामना करते हुए रुद्र हिल गया और उससे बच गया। धम! जमीन पर जहां शीय रुद्र पहले खड़ा था, वहां एक गहरा गड्ढा खोद दिया गया। इससे पता चलता है कि इस पंजे की शक्ति कितनी भयानक थी। अगर वह पकड़ा जाता तो मर न भी जाता तो गंभीर रूप से घायल हो जाता। किस्मत से मैंने तुम्हें बचने दिया। डापेंग राक्षसी जानवर की गर्दन से एक सिर बाहर निकला और यह विहान निकला। उसने रुद्र को ठंडे स्वर में देखा। कमीने, जब मैंने तुमसे चले जाने के लिए कहा था तुम नहीं गए और अभी भी ईशिका के पास रह रहे हो। क्या तुम वास्तव में सोचते हो कि ईशिका तुम्हारी रक्षा कर रही है तो तुम जो चाहो कर सकते हो? एक साधारण स्वतंत्र सन्यासी के लिए ऊंचा चढ़ने की कोशिश करना वास्तव में हास्यास्पद है। क्या तुम वास्तव में सोचते हो कि मुझे नहीं पता कि तुम क्या करना चाहते हो? क्या तुम सिर्फ ईशिका का इस्तेमाल करके ऊंचा उठना नहीं चाहते? दुर्भाग्य से तुम्हें यह मौका नहीं मिलेगा। तुम मुझसे मिले। आज मैं तुम्हें एक गहरा सबक सिखाऊंगा। विहान ने ठंडा सा हंसकर डापेंग राक्षसी जानवर को आदेश दिया और वह फिर से रुद्र पर हमला करने की तैयारी करने लगा। रुको, यह देवगढ़ शहर है। क्या तुम यहां राक्षसी जानवर को चलाकर लोगों को चोट पहुंचाने की हिम्मत करते हो? देवगढ़ शहर का शहर रक्षक लोगों के साथ आया। मेरे पिता अमन प्रताप हैं, तुम मुझे रोकने की हिम्मत करते हो? विहान ने ठंडा सा हंसकर कहा। अमन प्रताप का बेटा? देवगढ़ शहर का शहर रक्षक चौंक गया और तुरंत रुक गया, क्योंकि यह अमन प्रताप ऐसा व्यक्ति था जिसके साथ आसानी से उलझा नहीं जा सकता था। शहर रक्षक को नजरअंदाज करते हुए विहान ने डापेंग राक्षसी जानवर को रुद्र की ओर बढ़ाना जारी रखा। यह डापेंग राक्षसी जानवर पथ पूछने के क्षेत्र की सीमा के बराबर था। इसके अत्यंत मजबूत शरीर और गति के साथ इस स्तर के मार्शल आर्ट्स सन्यासियों के लिए इसका मुकाबला करना लगभग मुश्किल था। आगे बढ़ते डापेंग राक्षसी जानवर का सामना करते हुए रुद्र ने इस बार छिपने की कोशिश नहीं की, बल्कि आगे बढ़ गया। क्या? विहान चौंक गया। यहां तक कि देख रहे शहर रक्षक और अन्य लोग भी हैरान रह गए। जाहिर तौर पर उन्हें उम्मीद नहीं थी कि रुद्र डापेंग राक्षसी जानवर का सामना सीधे करेगा। तुम्हें जीना मरना नहीं पता। क्या तुम वास्तव में सोचते हो कि तुम राक्षसी जानवरों से मुकाबला कर सकते हो?
तुम मौत की तलाश में हो। विहान ने ठंडा सा हंसकर रुद्र की ओर बढ़ते हुए उसे नजरअंदाज कर दिया। रुद्र उछला। उसके शरीर से अचानक एक तेज धार की तरह शोर फूट पड़ा और फिर उसके शरीर के चारों ओर की हवा अचानक सिकुड़ गई। यह क्या है? शहर रक्षक और अन्य लोग रुद्र को आश्चर्य से देखने लगे। शारीरिक क्षेत्र। यह तलवार क्षेत्र के समान है, सिवाय इसके कि तलवार क्षेत्र तलवार सन्यासी के आध्यात्मिक क्षेत्र को बदलकर प्रतिद्वंद्वी को दबाता है, जबकि शारीरिक क्षेत्र शारीरिक सन्यासी के शरीर को नाटकीय रूप से बढ़ाता है। रुद्र की मुट्ठी डापेंग राक्षसी जानवर के पंजे पर जोर से टकराई और उसकी मुट्ठी की शक्ति फट पड़ी। डापेंग राक्षसी जानवर का शरीर कांप उठा और अचानक रुक गया। वह शारीरिक सम्राट है। कितना भयानक शरीर! शहर रक्षक और अन्य लोग रुद्र को हैरानी से देखने लगे। विहान भी हैरान था। उसे स्पष्ट रूप से उम्मीद नहीं थी कि रुद्र एक शारीरिक सन्यासी होगा और इतने शक्तिशाली शरीर वाला शारीरिक सन्यासी जो डापेंग राक्षसी जानवर से मुकाबला कर सकता था। मुझे मारो, उसे मार डालो, मुझे विश्वास नहीं कि वह बच सकता है। विहान जलन से गुस्से में था। इस स्वतंत्र सन्यासी ने इशिका को धोखा दिया था और शायद उसके करीब रहा था। अब वह एक शारीरिक सम्राट भी है। ऐसा लड़का शारीरिक सम्राट कैसे बन सकता है? विहान जितना ज्यादा सोचता था उतना ही वह अनिच्छुक और गुस्से में होता जाता था। डापेंग राक्षसी जानवर नीचे गिरता रहा। इसके पंजे बार बार रुद्र की ओर पकड़ने के लिए बढ़ रहे थे। रुद्र न तो छिपा और न ही टाला, बल्कि सीधे डापेंग राक्षसी जानवर का सामना किया। उसकी मुट्ठियां लगातार अत्यंत शक्तिशाली मुक्कों के साथ फट रही थीं। एक के बाद एक मुक्का वे डापेंग राक्षसी जानवर के पंजों में जा टकराए। धम धम धम। मुट्ठियों और पंजों के टकराव के तहत रुद्र ने अकेले डापेंग राक्षसी जानवर को रोक लिया। यह दृश्य शहर रक्षकों को हैरान कर गया। यह पहली बार था जब उन्होंने किसी को बिना पीछे हटे राक्षसी जानवर का सामना करते देखा था। रुद्र की मुट्ठी से 4 परतों की बुरी ऊर्जा और गैंगजिन की शक्ति लगातार निकल रही थी और गैंगजिन शक्ति की तीक्ष्णता डापेंग राक्षसी जानवर के पंजे के मांस में घुस गई और बुरी ऊर्जाएं ऊपर की ओर क्षरण करने लगीं। जैसे जैसे लड़ाई जारी रही, डापेंग राक्षसी जानवर और अधिक हिचकिचाने लगा, क्योंकि उसे अपने पंजों में दर्द महसूस हो रहा था, जैसे कि कुछ इसे क्षरण कर रहा हो। हमला करो और उसे फाड़ दो। डापेंग राक्षसी जानवर को पीछे हटते देख विहान अचानक गुस्से में आ गया। विहान को नहीं पता था कि एक राक्षसी जानवर हमेशा एक राक्षसी जानवर ही होता है, चाहे राक्षसी जानवर कितना भी मजबूत क्यों न हो। वह मार्शल आर्ट्स सन्यासी जितना अच्छा नहीं हो सकता, वरना वह विहान से, जो उससे कमजोर था, वश में नहीं होता। राक्षसी जानवर की शक्ति इसके पूर्ण शारीरिक और ताकत के लाभ में निहित है। अगर यह लाभ दुश्मन को तुरंत नष्ट नहीं कर सकता और दुश्मन द्वारा इसे खपत में खींच लिया जाता है, तो राक्षसी जानवर की हार की संभावना बहुत अधिक होती है। रुद्र अचानक उछला। जल्दी उसे निगल लो! विहान खुशी से चिल्लाया और जल्दी से डापेंग राक्षसी जानवर को कार्रवाई करने का आग्रह किया। डापेंग राक्षसी जानवर, जो मूल रूप से बचना चाहता था, को विहान के आदेश का पालन करना पड़ा और उसने अपना मुंह खोलकर रुद्र को काट लिया। कितना मूर्ख! रुद्र ने अपने दिल में चुपके से आह भरी। राक्षसी जानवर में स्वाभाविक रूप से अच्छे भाग्य की तलाश करने और आपदा से बचने की प्रवृत्ति होती है। अगर डापेंग राक्षसी जानवर बच सकता था तो रुद्र को मूल रूप से कोई मौका नहीं मिलता, लेकिन विहान ने सिर्फ डापेंग राक्षसी जानवर को काटने के लिए नियंत्रित किया। धम! रुद्र की आंखों में बिजली चमकी। डापेंग राक्षसी जानवर तुरंत जम गया। रुद्र थोड़ा हैरान था। उसे उम्मीद नहीं थी कि लाइट मार्शल आत्मा की क्षमता राक्षसी जानवर के खिलाफ इतनी प्रभावी होगी। तार्किक रूप से यह सिर्फ एक पल के लिए जमना चाहिए था, लेकिन अप्रत्याशित रूप से यह वास्तव में जम गया। क्या यह कहा जा सकता है कि लाइट मार्शल आत्मा की क्षमता विशेष रूप से राक्षसी जानवरों को नियंत्रित करने के लिए बनाई गई है? रुद्र ने फैसला किया कि भविष्य में राक्षसी जानवर का सामना करने के बाद इसे आजमाएगा। अभी के लिए वह पहले डापेंग राक्षसी जानवर को मार देगा। छू! पृथ्वी हथियार उड़ने वाली तलवार रुद्र ने पूरी ताकत से फेंका, जो सीधे डापेंग राक्षसी जानवर की आंखों में घुस गया और फिर सिर में घुस गया।
डापिंग राक्षसी जानवर जवाब में गिर गया। मर गया? क्या डापिंग राक्षसी जानवर मर गया? शहर रक्षक और अन्य लोग हैरान थे और रुद्र को सदमे में देख रहे थे। अगर उन्होंने अपनी आंखों से नहीं देखा होता तो वे विश्वास नहीं करते कि रुद्र वास्तव में डापिंग राक्षसी जानवर को मार सकता था। राक्षसी जानवर का सिर इतना सख्त होता है कि पृथ्वी हथियार भी इसे भेद नहीं सकते। रुद्र ने पृथ्वी हथियार उड़ने वाली तलवार वापस लिया और फिर उसका ध्यान विहान की ओर गया, जो डापिंग राक्षसी जानवर के पीछे से उड़कर बाहर आया था। रुद्र को देखकर विहान का चेहरा अत्यंत पीला पड़ गया और वह अनजाने में एक कदम पीछे हट गया। रुद्र को बकवास करने की फुर्सत नहीं थी और उसके पैर अचानक हिल गए। बिजली की तरह विहान की ओर दौड़े और विशाल मुट्ठी की शक्ति उभर आई। धम! रुद्र ने विहान पर एक मुक्का मारा। हालांकि इस पल में आकाश से एक भयानक शक्ति नीचे गिरी, जिसने रुद्र की मुट्ठी की मंशा को सीधे तोड़ दिया और साथ ही बची हुई शक्ति रुद्र की ओर बढ़ी। रुद्र ने अपनी बाहों को क्रॉस किया और बची हुई शक्ति को रोक लिया, लेकिन उसका पूरा शरीर हिल गया और वह लंबी दूरी तक पीछे खिसक गया। स्वर्गीय क्षेत्र में एक मजबूत व्यक्ति रुद्र की पुतलियां सिकुड़ गईं। अगर वह शारीरिक सम्राट नहीं बना होता तो वह अभी बची हुई ऊर्जा के प्रभाव से गंभीर रूप से घायल हो गया होता। युवा पीढ़ी का आपस में प्रतिस्पर्धा करना बुरी बात नहीं है। वे प्रतिस्पर्धा के माध्यम से अपनी कमियों को पूरा कर सकते हैं, लेकिन प्रतिस्पर्धा के नाम पर दूसरों को चोट पहुंचाना गलत है। एक काले वस्त्र में मध्यम आयु का व्यक्ति ऊंचे स्थान से बोला, अंकल जगदीश, मैं उससे प्रतिस्पर्धा नहीं कर रहा। इस व्यक्ति का मुझसे कुछ झगड़ा है। मैंने उससे बहस की, लेकिन वह संतुष्ट नहीं था। उसने न केवल हमला करके मेरे सवारी डापिंग राक्षसी जानवर को मार डाला, बल्कि मुझे भी मारने वाला था। अगर आप समय पर नहीं आते तो मैं शायद उसके हाथों मर चुका होता। विहान ने जल्दी से रुद्र की ओर इशारा किया। क्या उसने तुम पर हम